चौधरी एंड कंपनी की भी धरना सीन में फिर से एंट्री हो गई है। माजी के सियासी कजन्स में नाराजगी के बाद सुलह हो गई और अब धरने में तहरीक इंसाफ को पिंडी के चेक, गुजरात के चौधरी और अवामी तहरीक की अफरादी कुव्वत हासिल होगी। लेकिन ये क्या कि अभी सियासी कजन्स इस बात पर मुत्तफिक ही नहीं हो पाए कि पीटीवी पर हमला आखिर किसने किया था। टेलीविजन के बारे में हमारा नुक्ता नजर क्लियर है। हुकूमत के अपने ही लोग थे, वो उनका अपना ही प्लान था और वो इल्जाम कर दिया। आप ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था? किसने किया था? तहकीकात क्यों नहीं करता ये? किसने किया था आपकी नजर में? किसने किया था? मैंने नहीं किया था, ताहिरुल कादी साहब के वर्कर्स ने किया। इस सारी सूरत हाल पर बिल्कुल हम बात करेंगे और यकीनन सबसे पहले कोयटा हमले पर ही बात होगी। उमर शहाब हमारे रिपोर्टर हैं कोयटा से, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। शहाब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी वहां पर क्या सूरत हाल है? अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म भी वहां का दौरा करके गए हैं, इमरान खान साहब भी वहां पहुंचने वाले हैं, क्या हो रहा है? जी, इस हवाले से रात जो हमला हुआ था उसके बाद से ही सूरत ये है कि इस वक्त मैं जो पीटीसी उसके बिल्कुल मेन गेट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे रात से लेकर सुबह तक दोपहर से 2 बजे तक के करीब तकरीबन जितने भी मुख्तलिफ जो एजेंसीज थे, जो तहकीकाती इदारे थे, एहलकार थे, वो यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन आते रहे। यहाँ पे मुख्तलिफ जो शवाहिद इकट्ठे करने का जो सिलसिला था वो उन्होंने इकट्ठे किए। उसके बाद जो है आर्मी चीफ साहब ने भी यहाँ पे दौरा किया। यहाँ पे उनको शॉर्टली ब्रीफिंग दी गई कि जो किस तरीके से उन्होंने आके हमला किया था। उसके बाद वो जो बाकी जो यरगमाल बनाए हुए जो या रिक्रूट्स थे उनसे भी मिले, वक्तन फ़वक्तन उनके जो हौसले थे वो बुलंद किए और फिर उसके बाद यहाँ से वो मूव कर गए। उसके बाद अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर जो सूबाई हुकाम थे और जो वफाकी जो हुकाम थे वहाँ पे सिविल अस्पताल गए हैं, वहाँ का दौरा किया और जो ज़ख्मी जो अफराद थे, एहलकार थे, उनकी जो खैरियत उन्होंने दरियाफ्त की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर शहाब, हमें कोयटा से अपडेट करे थे। बाकायदा आगाज करेंगे इस पर। बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या कोयटा में फिर से पेश आया है। पहले वकला पर हमला और अब नौजवानों पर इस तरीके से यंग ज़ेर तरबियत जो कैडेट्स थे उन पर हमला किया गया। बाकायदा आगाज करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे मैं कराते चलूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब पीटीआई से, शमीला फारूकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब दिफाई तज्ज़ियाकार इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आकर इनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। दोपहर की खबर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे ही आगाज करते हैं। जनरल साहब, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि इस तरह की चीज़ें भी बिल्कुल सामने आ रही हैं जिनसे मालूम हो सके कि सिक्योरिटी लैब्स है, मीडिया कच्ची दीवारों की तस्वीरें भी दिखा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर सवालात उठते हैं। तो फिर कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं जो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और इन पर हमारा कोई काबू नहीं है? देखिए, इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। हर इलाका, हर जगह उसकी सिक्योरिटी अरेंज करना तो बासूरत वो जिम्मेदारी है। अगर आप अपने घर की हिफाजत नहीं करेंगे तो चोर तो घुसेगा वहाँ पे। अब ये तो जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे ये हुआ है हमला, वो तो सिक्योरिटी के लिहाज से इतना नाकस उसका इंतजाम है कि आदमी उसके बारे में क्या कहे। और फिर सरियाब रोड का इलाका भी बड़ा सेंसिटिव इलाका है, वहाँ कई इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। और आप अगर शहर से अलग बाहर ऐसी जगह पे हैं जहाँ सेंसिटिव इलाका, जहाँ दहशत गर्दों का आना जाना रहता है, वहाँ भी आप अगर अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम प्रॉपर न करें तो फिर आप खतरात तो आपके सर पे मंडलाएंगे। तो इसमें ये प्रॉब्लम हुई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कोयटा में चूंकि खास तौर पर ये वाक़यात हो रहे हैं, कोयटा का इलाका हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत करीब है, ड्यूरल लाइन वहाँ से गुजरती है और इतने क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे कि उनको फिजिकली जब तक कंट्रोल न सबको किया जाए या उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चेक सिस्टम्स न रखे जाएं तो वहाँ से तो कोई ना कोई गुजरता रहेगा। तो दहशतगर्द अपने वक्त के मुताबिक चलता है। अब वहाँ पे आपने इस साल सिर्फ 20 बटालियन फोर्स जो है वो उसके लिए इजाज़त दी है, जबकि हुकूमत को 100 बटालियन के लिए कहा गया था। अब अगर 20 हर साल हों तो 5 साल तक तो आपका बॉर्डर खुला है, वहाँ पे ये वाक़यात होने के चांसेस मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये है कि इनके सहूलतकार, अब अगर आपको याद हो कि IGFC ने नाम दिया कि जी लश्कर जंगवी अल आलमी, और लश्कर जंगवी अल आलमी जो है ये एफिलिएट है ISIS का, उनके बैनर के नीचे काम करते हैं। तो इसके तो सारे शाखाने साउथ पंजाब में थे। अगर आप सहूलतकारों को ढूंढना चाहते हैं तो उनके लिए साउथ पंजाब और पंजाब, बाकी पंजाब में पूरे में ऑपरेशन होना चाहिए। वहाँ आप ऑपरेशन नहीं करते, ना ही आप वहाँ पे रेंजर्स को इजाजत देते हैं। तो हुकूमत की भी पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती इन चीजों को सुलझाने में।
तो जनरल साहब दूसरी ये तरफ आप आप ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत की एक तो विल है वो नजर नहीं आ रही और दूसरा हमारी अपनी कोताहियां हैं जिनकी वजह से जहां पर हम लैग कर रहे हैं और इस तरह की बात है। और हुकूमत की विल आप देखें ना, बड़ी मोटी सी बात मैं आपको एक जो कमिटमेंट का जहां आ जाता है वो देखिए कि दिसंबर में अब ये मिलिट्री कोर्स का किस्सा खत्म हो जाएगा। 2 साल इसलिए रखे गए थे कि इसमें आप अपने जुडिशल सिस्टम में इस्लाहात करेंगे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन वो इस्लाहात अभी नजर ही नहीं आ रही कहीं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो उस दिन तक भी आती हैं या नहीं आती, लेकिन हार्डकोर जो आप पकड़ेंगे, हार्डकोर टेररिस्ट, अगर वो छूट जाए सिर्फ इस वजह से कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपका दुरुस्त नहीं है, तो कितना बड़ा जुल्म है ये। तो ये भी आपका मसला है। फिर चीफ ऑफ आर्मी साहब बार बार कहते रहे कि मैंने पैसे का, करप्शन का और टेररिज्म का नेक्सस तोड़ना है, लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि इस नेक्सस को तोड़ने के खिलाफ आपकी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस सफारा हो चुकी हैं, सिवाय इमरान खान के बाकी सब एक पेज पे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आर्मी यकतरफा एक्शन लेके आगे चले तो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ आपकी बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस में बहुत सारे लोग हैं जिनके मफादात इसमें शामिल हैं। नतीजा ये कि पिछले 2 महीने से आर्मी चीफ ने ये कहना बंद कर दिया है कि वो ये नेक्सस तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, इन हालात में आप सोचिए कि अगर टेररिज्म किसी भी शक्ल में अफगानिस्तान से ना हो, अगर पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान, ये कहीं कराची में जो इंटीरियर सिंध में लोग जा चुके हैं और इंटीरियर सिंध में आप ऑपरेशन नहीं करने दे रहे, तो वहां शुरू हो जाए, कराची खुदा न खास्ता वापस पहले वाली सूरत हाल आ जाए, या पंजाब में या कहीं भी, तो फिर आपने इतनी मेहनत, इतना जो अपना खून दिया, इतनी कुर्बानियां दी, उसका क्या फायदा हुआ? तो अक्रॉस द बोर्ड एक होल हार्टेड एफर्ट नहीं है, लैक ऑफ कमिटमेंट मौजूद है। जावेद लतीफ साहब, आपकी तरफ मैं बिल्कुल ये पॉइंट्स लेकर आना चाहूंगी, काफी अहम नुक्ते हैं जिनकी निशानदेही की है जनरल साहब ने, तो मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी कि एक तो पॉलिटिकल विल की उन्होंने बात की और भी बहुत सारी चीजों की निशानदेही की, अपनी कोताहियां हैं हमारी, तो आखिर क्या ऐसी वजह है कि हम काबू नहीं पा रहे, या जो विल जो कह रहे हैं कि नजर नहीं आ रही, उसकी क्या वजह है कि आखिर क्यों नजर नहीं आ रही? देखिए आयशा, पहली बात तो यह है कि दहशत गर्दों के खिलाफ जिस तरह ऑपरेशन शुरू किया गया और पिछले 3-4 सालों से जो जारी है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये शुरू हुआ, उसके बाद ये ज़रब अज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दों का खात्मा नहीं हुआ, मगर ये एक हकीकत है कि दहशत गर्द कमज़ोर हुए, दहशत गर्द यहाँ से भागे और ये दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आई। लेकिन अगर आप ये कहें कि ओवरनाइट ये सब कुछ ठीक हो जाए तो वो मुमकिन नहीं था। जहाँ तक पॉलिटिकल विल का तल्लक है तो अमजद शुएब साहब मुझे ये भी बता दें कि पिछले अदवार में जब ये दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हुए थे तो किन लोगों ने इसके खिलाफ ऑपरेशन क्यों ना शुरू किया और क्यों ये पावरफुल हो गए, कि कौन इनको सपोर्ट करता था? और आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में फिरका वारियत, पाकिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकें, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मंशियात के जो स्मगलर हैं, ये कब्जा माफिया, ये बेशुमार ऐसे माफियाज थे जिनके खिलाफ ऑपरेशन होना जरूरी था। मगर आज जिस तरह इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जिस तरह आज ये कहा देनी है और वो इम्पोर्टेंट है, तो आप उसके बाद आगाज कीजिएगा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कैप्टन रूहुल्लाह शहीद के लिए तमग़ा जुर्रत का ऐलान किया है, जबकि नायब सूबेदार मोहम्मद अली को तमग़ा बसालत देने का ऐलान किया है। इनकी जो खिदमात हैं, जो उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उसके नतीजे में और ये तमगात का ऐलान किया गया है। एक बार फिर से आपको बता चलें कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कैप्टन रूहुल्लाह शहीद के लिए तमगा जुर्रत का ऐलान किया है, जबकि नायब सूबेदार मोहम्मद अली को तमगा बसालत देने का ऐलान किया गया है। जी मियां साहब। जी, जहाँ तक अमजद शुएब का ये तल्लक है कि एक ही जमात जो है वो करप्शन के खिलाफ है, बाकी लोग, इनके कहने का मतलब शायद ये है कि बाकी तमाम लोग जो हैं वो करप्शन के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं कि करप्शन होनी चाहिए, इसके खिलाफ इंसाफ या इसके खिलाफ जो है कोर्टों में केसेस गए हुए हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। खुदा के लिए इसको उससे न मिलाएं जो सहूलतकार हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्तलिफ जमातों के अंदर जो लोग हैं या मुख्तलिफ जमातों की लीडरशिप जो है वो ये सहूलतकार का रोल अदा कर रही है, जिस तरह आज इमरान खान ने कह दिया कि नवाज शरीफ जो हैं वो सिक्योरिटी रिस्क हैं। खुदा के लिए अपनी हदूद में रहना चाहिए। इस ठीक है, यही सवाल लेकर मैं शौकत यूसुफजई साहब की जान चाहूंगी। एक सेकंड आयशा, एक सेकंड आयशा,
دیکھیں بات یہ ہے، آپ بے ضابطگیوں کا بات کریں، جس طرح مجھے شعیب صاحب نے کہا کہ 2 سال پورے ہونے کو ہیں، دسمبر میں اصلاحات لائی جا سکی ہیں یا نہیں لائی جا سکی، یہ آپ باتیں کر سکتے ہیں، مگر آپ پرائم منسٹر کو یہ کہہ دیں، اپنے پرائم منسٹر کو یہ کہہ دیں، منتخب پرائم منسٹر کو یہ کہہ دیں کہ یہ سیکورٹی رسک ہیں، خدا کے لیے اپنی زبان کھولنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں یہ کس موقع پر، کس وقت ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ شوکت یوسفزئی صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے، اور ایک نئی ڈاکٹرائن جس کی بات کی ہے بھارت کی طرف سے، بھارت کی ڈاکٹرائن عمران خان نے، اس پر بھی شوکت یوسفزئی سے بات کریں گے۔ شرمیلا بھی ہمارے ساتھ، چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، دوپہر کی خبر کے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب، میں آپ پر آنا چاہ رہی تھی، میاں صاحب نے جو باتیں کہ ایک تو اس کا ریئیکشن یقیناً میں آپ سے لوں گی، اور دوسرا یہ کہ ایک نئی ڈاکٹرائن کی بات کی ہے عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جب بھی کچھ کرنے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک تو مجھے یہ بتائے گا کہ اس کے پیچھے کیا منطق تھی ان کی، اور اس کے بعد انہوں نے نواز شریف صاحب کو سیکیورٹی رسک بھی قرار دیا ہے، تو ذرا اس کی کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں ایسا جو بالکل واضح ہے، جیسے کلبھوشن یادو کا ایشو تھا، UN جیسے فورم پہ آپ جاتے ہیں، پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، کشمیر میں ظلم ہو رہا تھا، آپ نے کوئی نام نہیں لیا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کون سے حکمت عملی کے تحت کلبھوشن یادو کا نام نہیں لیا گیا۔ جو ظلم اور بربریت کا مظاہرہ ہو رہا ہے پچھلے کئی، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پہ ایک پٹاخہ سا پھوٹ جاتا ہے انڈیا کے اندر، تو آپ کا ان کا جو میڈیا ہوتا ہے، ان کی جو زبان وہ جو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، ہم یہاں پہ دبے رہتے ہیں۔ تو یہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات میاں صاحب ہمیں بتا دیں کہ وجہ کیا ہے، آخر کون سی مصلحت ہے جو ہمارے اتنے بڑے ملک، اتنی زبردست قسم کی فوج ہمارے پاس ہے اور ہم ان کو جواب تک نہیں دے پا رہے ہیں۔ دوسری بات دیکھیے، ضرب عذب ہو یا جو بھی ہو، فوج اپنا آپریشن کر لیتی ہے، باقی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ گڈ گورننس کرے، وہ اب چیزوں کو سنبھالے۔ لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو وزیر داخلہ ہے، اللہ معاف کرے، آج تو چلا گیا ہے وہاں کوئٹہ، لیکن ان کی آپ نے پریزنس کہیں نہیں دے، سوائے اس کے کہ پریس کانفرنس میں نمودار ہو جاتے ہیں، باقی ان کی فزیکل پریزنس آپ کہیں پہ ان کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ کہیں ایکٹیو ہے۔ یہاں پہ کتنے دھماکے ہوئے خیبر پختونخوا میں، کوئی کہیں پہ نظر نہیں آئے، سوائے اس کے کہ اگر یہ دھماکہ آج یہاں ہوتا تو کہتے جی صوبے کی حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں، یہ رویے ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے، گورنمنٹ کی کیا حکمت عملی ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو وزارت خارجہ ہے وہ اب کوشش کر رہی ہے، کلبھوشن یادو کا ایشو اٹھانے جا رہی ہے، تو ابھی تک کیوں خاموش تھے؟ وجہ کیا تھی؟ قوم کو تو بتائے نا۔ بالکل، میں شوکت صاحب میں بالکل ان رویوں پر ہی بات کرنا چاہوں گی، بالکل رویوں پر ہی بات کرنا۔ شرمیلا صاحبہ، یہ جو سٹیٹمنٹس ایک دوسرے کے بارے میں آ رہی ہیں، یہ کافی عجیب سی صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کا آج ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک تو وہ عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب سیکیورٹی رسک ہے، دوسری میں ایک ٹویٹ آپ کے لیے پڑھنا چاہی تھی۔ خواجہ آصف نے آپ سے کچھ دیر پہلے یہ ٹویٹ کی ہے کہ انڈیا اٹیکس LOC اینڈ ورکنگ باؤنڈری، کوئٹہ اینڈ پشاور اٹیک فرام افغانستان اینڈ IK، یعنی عمران خان پریپیرنگ ٹو اٹیک اسلام آباد، ایکسیڈنٹل کوارڈینیشن۔ یہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم کتنے سیریس ہیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کو لے کر اس وقت؟ جی شکریہ جی۔ دیکھیے، پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو سانحہ ہوا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ یہ میرے خیال ہے اب تک سب سے بڑا حملہ ہوا ہے، اور یہ وہ بچے تھے، مطلب 20 سے 25 سال کے، جو ابھی ٹریننگ کے مرحلے میں تھے۔ یہ وہ نہیں تھے کہ جو بیٹل گراؤنڈ کے لیے ہارڈنڈ ہو چکے ہیں، یا ان کو پوری ٹریننگ مل چکی ہے، یا ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے۔ اور جو عینی شواہدین جو بتا رہے ہیں کہ جب یہ دہشت گرد اندر داخل ہوئے ہیں تو ان کا مقصد صرف اور صرف جو تھا وہ قتل و غارت کرنا تھا، وہ کسی کو ہاسٹیج نہیں کرنا چاہتے تھے۔ 4-4.25 گھنٹے دہشت گرد اندر رہے، اور آپ نے دیکھا کہ 61 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، اور 115-120 لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ اب جو یہ بیانات آ رہے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہیں، چاہے وہ خواجہ آصف صاحب کے ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے ہوں، چاہے وہ دیگر لوگوں کے ہوں۔ دیکھیے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ایک چیز پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ کے اندر جو سب سے بڑی مسنگ کمپوننٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم زبان نہیں ہیں۔
चौधरी निसार अली खान साहब के मैं अभी टिकर्स देख रही थी और शायद आप ही के चैनल के नीचे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए और हम एक वाकया होता है तो हम 20 दिन अलर्ट रहते हैं, फिर हम सो जाते हैं। अरे भाई, आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, आप किसको कह रहे हैं अलर्ट रहने के लिए और किसको कह रहे हैं कि 20 दिन बाद सो जाते हैं? ये तो आपका काम है। आपको याद है कि इन्होंने खुद नेशनल असेंबली में एक बयान दिया था कि पाकिस्तान में अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क पाकिस्तान है जिसके नीचे 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं। क्या कोऑर्डिनेशन है? नेट्टा का क्या हुआ? क्यों नहीं आज तक फाल हुआ? क्यों नहीं आज तक वजीर आजम ने उसकी कोई मीटिंग ली? वो उसके चेयरमैन है। मुझे आप एक बात बताइए, ये अभी मेरे भाई तहरीक इंसाफ वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं, होम मिनिस्टर बलूचिस्तान, आपको याद होगा कि जब वुकला के ऊपर हमला हुआ, वुकला बरादरी में लोग शहीद हुए, मुझे याद है कि वो रात 8 बजे इंस्टेड कि वो वहां पर अपनी वुकला बरादरी के साथ खड़े हों, उनकी मैयतों पे, उनके गम में, वो हामिद मीर के प्रोग्राम में 8 बजे इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। दिस इज द लेवल ऑफ सीरियसनेस। वजीर आजम पहुंच रहे हैं, आर्मी चीफ पहुंच रहे। देखिए, अभी हम ये थक गए हैं सुन सुन के कि जी ये कौम जो है बड़ी पुरअज़म है और कोई भी वाकया जो है हमें पस्त नहीं करेगा और शहादत जो है हमारी मीरास है। भाई, ये जो लोग पुलिस ट्रेनिंग ले रहे थे इस एकेडमी के अंदर, ये शहादत लेने के लिए नहीं गए थे भाई, इनके पीछे फैमिलीज थी। ये बिल्कुल वहां पर अपनी कौम की खिदमत करने गए थे, लेकिन उनके पीछे उनकी माएं, बहनें, बेटियां, बल्कि आज किसी एक के बारे में तो ये जिक्र किया जा रहा था कि उसकी रमजान से पहले मंगनी हुई थी और अगले माह शायद उसकी शादी थी। ये खानदान के खानदान उजड़ गए हैं। हम बात करते हैं, एक तरफ से बयान आता है कि जी अफगानिस्तान से हमला हो रहा है और यहाँ पर लोकल जो उनके हैंडलर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन है, तो भाई किसने रोकना है? वो एक कहता है जी लश्कर जंग भी, एक कहता है जी भारत की मुदाखलत है। अरे भाई, जब आपको पता है कि भारत की मुदाखलत है, जब आपको पता है अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए? मियां साहब, क्या किया जा रहा है रोकने के लिए? अभी बलूचिस्तान के अंदर वुकला बरादरी का शहीद हुआ है। ये बातें कंडेमनेशन, इजलास पे इजलास, नैप की इम्प्लीमेंटेशन का है। हम बार बार पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती रही है कि भाई नैप की इम्प्लीमेंटेशन ना हमें खैबर पख्तूनख्वा, ना बलोचिस्तान, ना हमें पंजाब में नजर आ रही है। नेशनल एक्शन प्लान है ना ये, तो कहाँ आपको ये नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही? किसी और सूबे में आपको नजर आ रही है? हाँ, सिंध में हम इजलास देखते हैं, सिंध के अंदर हम देखते हैं, कराची के टारगेट ऑपरेशन की बात होती है, वहाँ के लोग गिरफ्तार होते हैं, वहाँ के लोग उठाए हैं। इन सवालात के साथ आपकी तरफ आऊंगी। वज़ीर दाखिला साहब, कुछ वज़ाहत फरमा दीजिए कि आखिर किसको अलर्ट रहने का कह रहे हैं? और वो ये भी कहते हैं कि सिक्योरिटी पर समझौता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो कौन करेगा कार्रवाई और कब तक हो जाएगी कार्रवाई? देखें आयशा, बात यह है कि पाकिस्तान में कानून नाफज करने वाले अदारों ने जिस कदर कुर्बानियाँ दी, ये एक हकीकत है कि उनकी कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान में अमन आया। जहाँ तक एक दूसरे पर पहले जो बात की जा रही थी, इल्ज़ामात का तल्लक है, तो इमरान खान साहब हों या उनके कोई और साहब हों, जो इल्ज़ामात लगाते हैं, मेरे ख्याल इस मौके पर एक दूसरे की ज़ात पर हमला नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग के लोगों को भी, कह रहे हैं कि क्या एक्सीडेंटल कोऑर्डिनेशन है? ये ट्वीट मैंने आपके लिए भी बिल्कुल पढ़ी थी, जो शर्मिला को मैंने पढ़ के सुनाई थी, यकीनन आपकी नजर से भी गुजरी होगी। तो इस किस्म के इल्जामात तो नून लीग की तरफ से भी आ रहे हैं ना, जो कि नहीं आने चाहिए। इस वक्त तो हुकूमत को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हुकूमत का कोई भी बंदा हो, कोई मुस्लिम लीग नून के पार्टी वर्कर हो, किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि इमरान खान ने जुवे को मुतारफ क्रिकेट में कराया, ये नहीं कहना चाहिए कि ये यहूदियों के दामाद हैं, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह करप्शन हो रही है, इनके अपने लोग जो हैं वो रेलियन, ये किसी तौर पर भी नहीं कहना चाहिए। इमरान खान के मुतल्लिक जो कुछ मालूम है भी किसी को, आज के मौके पे ये बात नहीं कहनी चाहिए। इसी तरह मैं तवक्को रखता हूं इमरान खान से भी कि जो बातें वो कर रहे हैं, जो झूठ की बुनियाद करते हैं आप, फिर ये भी गलत है। मैं कहता हूं बिल्कुल इमरान खान हो या ख्वाजा आसिफ हो या कोई और हो, एक दूसरे की जात पर जिस तरह आज मौका है, ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कि क्या एक डिफेंस मिनिस्टर ये ट्वीट कर रहा है, सीरियसनेस का क्या लेवल है इस वक्त आप देख रहा है हुकूमत का, कि जिस किस्म के नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल से इस वक्त हम नबरदाजमा होने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इस तरह की बातें करना, सीरियसनेस का क्या लेवल इस वक्त आपको मालूम होता है? देखिए, ये मसला तो कुछ और है, लेकिन इसके पॉलिटिकल माइलेज अपनी हासिल करने की कोशिश की जाती है।
جبکہ اگر میں بیٹھا ہوں اگر وزیر دفاع کے سامنے تو میں ان سے یہ کہوں کہ قصور آپ کا ہے کہ آپ نے عمران خان کو یہاں تک نوبت آنے دی کہ آپ نے اس کو یہاں تک پہنچنے دیا. کیوں نہیں آپ پرائم منسٹر کو کہتے کہ وہ اپنے آپ کو بری جمع کرے؟ یہ تو میرے لیے بذات خود میرے ملک کا پرائم منسٹر ہے. میرے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی اگر مجھے یہ پتا چلے کہ میرے پرائم منسٹر کرپشن سے بالکل پاک ہیں, ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بالکل غلط ہیں. لیکن پرائم منسٹر خود ہی کوشش نہیں کرتے ان الزامات کو اپنا دھونے سے, اپنے دامن کو صاف کرنے کی تیاری نہیں ہے. اس میں بڑا سادہ سا کام ہے کہ آپ نے اپنی اس زمانے کی ٹیکس ریٹرن سامنے رکھنی ہے, وہ دینی ہے کہ یہ میری آمدن تھی, یہ میں نے ٹیکس دیا تھا, اس آمدن کا یہ پیسہ میں نے باہر بھجوایا اور جو باہر بھجوایا یہ بینک کی رسیدیں ہیں جس کے ذریعے گیا. اینڈ دی میٹر ہے کوئی اس میں اور کوئی چیز ہی نہیں. ہمارے لیے تو قوانین ہیں لیکن وزیر اعظم اور دوسرے لوگوں کے لیے قوانین کچھ مختلف ہیں. ڈھیپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کی آمدن اور اس کے ایسٹس میں تضاد پایا جائے تو یہ اس شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ جو ایسٹس ہیں اس کے یہ اس کی جائز آمدن سے ہیں. اب یہ قانون پورے پاکستان کے لیے ہے لیکن وزیر اعظم کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے TOR ہے, اس کے لیے رونا دھونا. جب آپ 6-8 مہینے پولیٹیکل ورکرز آپ کے تھک تھکا کے دھرنے شرنے پہ آ جاتے ہیں پھر الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک طرف انڈیا کر رہا ہے, دوسری طرف افغانستان اور تیسرے عمران خان لگا ہوا ہے. پھر عمران خان تو آپ کے گھر میں آپ اس کو فارغ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں آپ پوری قوم کو یہ یقین دہانی کراتے کہ جی عمران خان جو کچھ کہہ رہا ہے ہم نے سیٹسفائی کر دیا. کرپشن آپ کا بہت بڑا آپ کے اوپر الزام ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک بریک مجھے یہاں پر لینا ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. مجھے ایک سیکنڈ کے لیے مجھے امجد شعیب صاحب میرے بھائی ہیں لیکن مجھے یہ ان کا جواب دینے دیں. گزارش یہ ہے کہ امجد شعیب صاحب سے میں پوچھوں گا کہ کیا چوکل چراہوں میں نواز شریف اس کا جواب دیں, کیا چوکل چراہوں میں جواب دیں, کنٹینر پر جواب دیں. بھائی ایک فورم بنا ہے سپریم کورٹ, کیوں نہیں سمجھاتے عمران خان کو, کیوں نہیں سمجھاتے عمران خان کو؟ ایک فورم ہے سپریم کورٹ, وہاں جا کے اپنے سوالات کا جواب لیں. ہم صفائی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک بندے کی وکالت آپ کر رہے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ خود ہی مدعی ہے, خود ہی منصف بنا ہوا ہے, اس کی خواہش کے مطابق کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ اس کی خواہش کے مطابق فیصلے نہیں ہو سکتے, نہ کوئی دے سکتا ہے. سپریم کورٹ کا ایک فورم ہے, اس کو کیوں نہیں کہتے احتجاج بند کرو اور جو سپریم کورٹ میں اپنے جواب دو وہاں سے جواب لینا. بریک کے بعد ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. دوپہر کی خبر کے ساتھ رہیے. آمدید کہتے ہیں کچھ ڈاکٹر طاہر ظاہر پاکستان نور اللہ صدیق کہ آخر ایسی صاحب نے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو پڑا ایسی قادری صاحب نے اول کے خلاف جو احتجاج کی اور جہاں تک شیخ سے ہمارے صرف یہ ہو گئی تھی تھے کہ احتجاجی پروگرام اور وہ جو وکیل عمران کر دیا کہ وہ چاہتے کیا پہلے دن سے آ رہے ہیں جنہوں نے انہوں نے کیا تھا صاحب بھی اس طریقے سے کنٹرول آئے تھے. تو مجھے تو بتایا صاحب کو بھی پتا نہیں, مجھے جو گورنمنٹ نے ایک بات میں صاحب نے بات کی, وزیر اعظم صاحب جو ہیں کرپشن سے جب یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, سامنے نہیں آنا چاہتے, یہی کرپشن ہے جو ہمارے دہشت گردی کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ دیکھیں جو کوئٹہ میں لائرز بڑی تعداد میں تو انہوں نے یہ چیزیں
इश्यूज मैंने जो सवाल दिया कि धरना पूरा क्योंकि इमरान खान साहब ने हमला किया था। पूरा मन हमारा धरना 26 दिन धरना के हम एहतजाज करते कोई मुझे एकदम नहीं कि एक्शन लेती क्या जाता है, लेकिन मैं आपको यकीन हम पूरी यानी कि जो करेंगे पार्टी से जलसे में आने क्या शामिल हो सकता, क्योंकि ये स्टेटमेंट अगर कोई गिरफ्तारी शिरकत करते नहीं की, लेकिन जिस तरीके से अभी शौकत यूसुफजई साहब बात कर रहे हैं कि इनके धरने बड़े पुरअमन होते हैं, तो इससे मुझे शदीद इख्तलाफ है, क्योंकि इनके धरने में ख़वातीन के साथ जो बदसलूकी और बदतमीज़ी होती है वो किसी और के जलसों में या रैलीज में या धरनों के अंदर नहीं होती है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि देखिए पीपल्स पार्टी का बड़े वाज़े मौक़िफ़ है कि कैपिटल को लॉकडाउन करना ये बहुत ही गैर मुनासिब और गैर संजीदगी का मुजाहरा है, और पीपल्स पार्टी ऐसे किसी धरने में शिरकत नहीं करेगी। सही है। मियां साहब टाइम बिल्कुल कम रह गया, क्विकली मैं आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगी। तहरीक इंसाफ ही नहीं, काफ लीग ही नहीं, बल्कि अवामी नहीं करते हैं पीपल्स पार्टी से कोई पाकिस्तान अवामी तहरीक भी अब धरने में शिरकत करने जा रही है, तो जो लोगों की तादाद है वो बढ़ रही है। क्या स्ट्रेटजी है आपकी तरफ से और किस तरीके से हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है? आयशा, बात सीधी है कि 2014 में प्लान 1 था, लंदन प्लान था, अब ये पार्ट 2 है। ये जो कुछ कर रहे हैं ये सारे वही लोग इकट्ठे हो गए हैं जो 2014 में धरने के वक्त इकट्ठे थे। इनका उस वक्त भी कोई पुरअमन एहतजाज नहीं था, नतीजा मुख्तलिफ होगा इस दफा। बाकी सारे मिले हुए हैं ना भाई, ये तो सारे मुख्तलिफ होगा, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें जो हैं, ये आलमी एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये यकीनन उन्होंने इनको यकीन दिलाया होगा, इसलिए यकीन दिलाया होगा कि ये सी पैक को किसी तौर पर भी मुकम्मल नहीं होना देना चाहते। उस वक्त सी पैक का आपने मंसूबा शुरू किया, आज जो है इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये आलमी उन फोर्सेस के एजेंट हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहती, ये उनके एजेंट हैं जो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते, ये उनके एजेंट हैं जो पाकिस्तान में किसी तौर पर भी मुआशरत नहीं देख सकते। शर्मिला साहिबा, शौकत यूसुफजई साहब, मियां जावेद लतीफ साहब और नूरुल्लाह सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दोपहर की खबर का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।